सबसे पहले बात हम करेंगे गर्मी की। जी हां, गर्मी और उमस की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बारिश की रिमझिम फुहार राहत लेकर आई है। लोगों का सूखे में सावन खत्म होने का डर पूरी तरह से धुल गया है, क्योंकि दोपहर 2 बजे दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरह से बदल गया। धूप छांव का खेल खत्म हुआ, बादल आए, छाए और झूम कर बरसे। दिल्ली एनसीआर में बादल इतने काले और घने थे कि दिन में अंधेरा छा गया था। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बरसात दिल्ली एनसीआर में आज हुई है। दिल्ली की तस्वीरें, लोग छाता लेकर सड़कों पर निकले हैं बरसात से बचने के लिए। वैसे लोग दुआ ही कर रहे थे कि बरसात जल्द से जल्द हो, क्योंकि उमस भरी गर्मी ने दिल्ली का मौसम काफी बिगाड़ा हुआ था। वैसे आज मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आज मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज यानी बुधवार समेत लगातार 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 जुलाई के लिए बारिश का ये येलो अलर्ट जारी किया गया था और अगले 3 से 4 दिन बारिश का ये मौसम रहने वाला है, यानी कि बरसात दिल्ली के लोगों को राहत देती रहेगी। अनंत, आपके इलाके में बारिश हुई कि नहीं? आज जहां से मैं अगर बात करूं एनसीआर के इलाकों की, तो जिस समय मैं चला था श्वेता, घर से निकला था, उस समय तो बादल छाए हुए थे, क्योंकि बादल आज सुबह से ही छाए हुए थे, हवा भी चल रही थी और ऐसा लगा कि ऑफिस से निकलने से पहले बरसात हो सकती है। लेकिन जब तक मैं निकला था तब तक बरसात नहीं हुई थी। हालांकि मैंने घर पे अपडेट नहीं लिया है कि क्या स्थिति रही है बरसात की। और आपके इलाके में? हमारे इलाके में बारिश हुई और जबरदस्त बारिश हुई है। मतलब मुझे तो लग रहा था कि क्या करूं, आपको बोलूं अनंत प्लीज आप ये शो ले लीजिएगा, मैं थोड़ा लेट से आती हूं, बारिश का मजा लेती हूं। लेकिन चलिए, लोगों से भी मिलना था और हमारे दर्शक खास करके इंतजार करते हैं 4 बजे के शो का। और इस बीच हमारे जो संवाददाता है उन्होंने जायजा लिया कितनी बारिश हुई, आगे कितनी देरों तक बारिश होगी। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट के मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई और दोपहर होते होते शाम का मंजर हो गया। और आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त दोपहर के वक्त ही अंधेरा छा चुका है और अंधेरा इतना कि जो सभी गाड़ियां हैं उनको अपनी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। इस वक्त नॉर्थ दिल्ली में लाल किले के ठीक पास आप नजारा देख सकते हैं किस तरह से अंधेरे जैसी स्थिति में जो यातायात है उसे काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए यह बरसात भले ही राहत लेकर आ रही हो, लेकिन हर जगह राहत नहीं है, कहीं कहीं आफत भी है। पहाड़ी राज्यों में मानसून की एंट्री मुसीबत लेकर आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बरसात के चलते लोगों को फ्लैश फ्लड जैसे हालात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, आपको बता दें कि फ्लैश फ्लड से नदियों का पानी उफान पर आ गया है, जिससे नदी किनारे बने कई मकान और स्कूल को नुकसान का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भारी बारिश लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। खास करके पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहां पर फ्लैश फ्लड अक्सर देखने को मिलता है। और आपको बता दें, जहां की हम तस्वीरें जम्मू की आपको दिखा रहे हैं, इन इलाकों में आप देखिए कभी भी ये जो बरसाती नाले एक तरह से जो हैं वो उफान पर आ जाते हैं और एकाएक पानी का फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है कि यहां आसपास के जो रहने वाले इलाके हैं, जो लोग यहां पर रहते हैं, उनके लिए खासा मुसीबत का ये सबब बन जाता है। पहाड़ तोड़ सैलाब की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली से सामने आई है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद तबाही के हालात नजर आ रहे हैं। सैलाब के साथ इतना मलबा सड़कों पर आया कि हाईवे भी बंद हो गया। आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो बादल फट गया हो। शहर में समंदर जैसा मंजर है, पानी की लहरें बेकाबू हो रही हैं, जनता एक तरह से त्राहिमाम कर रही है। सैलानियों से भरे रहने वाले मनाली बाजार में पानी भरा हुआ है। सड़क पर सैलाब की तरह पानी बह रहा है और पानी की तेज लहरों के बीच ट्रैफिक चालू है। लेकिन ये ऑटो पानी की तेज धार से ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया और बीच में ही रुक गया। बीच सड़क पर यह ऑटो पानी में फंसा रहा और ऐसा लग रहा था मानो सैलाब इसे अपने साथ बहा कर ले जाएगा। वैसे इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी की कितनी तेज धार मनाली के इस इलाके में देखने को मिली है। और ये बरसात का साइड इफेक्ट है, जो हर साल लगभग ऐसे ही किसी न किसी शहर को, किसी न किसी इलाके को अपने आगोश में लेता है, जहां पर लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मनाली का ये बाजार जो
सैलानियों से गुलजार रहता था, खरीदारों से गुलजार रहता था। फिलहाल यहां पर पानी का साम्राज्य नजर आता है, क्योंकि जहां देखो वहां पानी ही पानी। और जिस ऑटो का जिक्र हम कर रहे थे वो ऑटो भी नजर आया था। बिल्कुल, और शायद यही वजह है, आपको बता दें आनंद, आपने दर्शकों को भी बता दें कि देखिए लगभग 2 साल से कोरोना की वजह से पर्यटक जो हैं वो बिल्कुल नहीं जा रहे थे इन इलाकों में, या कहीं भी वो नहीं जा रहे थे फॉर दैट मैटर। लेकिन अब जो है, चूंकि बारिश इतनी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में रिस्क बहुत बढ़ जाता है, तो इसीलिए पर्यटकों ने गोवा और दूसरे डेस्टिनेशंस का रुख कर लिया है, उत्तराखंड और हिमाचल के बदले। तो देश में बारिश के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगह तो हालात बेहद गंभीर हैं। उत्तराखंड के नरकोटा के पास बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल ढह गया और मलबे में 9 मजदूर दब गए, जिनमें से 5 को निकाल लिया गया है, जबकि 3-4 मजदूरों के दबे होने की अभी भी आशंका बनी हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ऑल वेदर परियोजना के तहत बनाया जा रहा पुल ढह गया मौके पर। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में देहरादून समेत कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। भारी बारिश के कारण गंगा समेत ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, लिहाजा मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ऑरेंज और रेड अलर्ट की शुरुआती रुझान अब उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगा है। हल्द्वानी और चंपावत में बरसाती नाले ने बसों को बहा दिया। तो इस वक्त आप रुद्रप्रयाग में देखिए, अलकनंदा नदी का प्रवाह और इतनी तेज धारा और प्रवाह है कि भगवान शिव की जो मूर्ति है उसका चबूतरा डूबा हुआ है, जो सीढ़ियां हैं वो पूरी तरह से डूबी हुई हैं। और अलकनंदा नदी इस वक्त खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है और उसका असर आप देख सकते हैं कि जो चबूतरे बने हुए हैं श्रद्धालुओं के बैठने के लिए, एक दरवाजा जो अलकनंदा नदी में बना हुआ है श्रद्धालुओं के रुकने के लिए रुद्रप्रयाग में, वो सब कुछ डूब गया है। और यही कमोवेश असर अलग अलग जगह के अलग अलग जिलों की नदियों में भी दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ में गौरी और काली नदी इस वक्त खतरे के निशान के करीब जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार विक्रम सिंह जो आईएमडी के मिट के डायरेक्टर हैं देहरादून में, उनका कहना है कि अगले 4 से 5 दिन उत्तराखंड के लिए क्रूशियल होने वाले हैं, जिसमें लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं और उसके साथ नदियों में जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से फ्लैश फ्लड जैसे भी घटनाएं हो सकती हैं। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात की और उनका हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संवाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच भी वहां पर जुड़े थे और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री ने दी। कॉमनवेल्थ गेम्स टीम में नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया जैसे कई स्टार शामिल हैं। और जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की, एक अहम बात उन्होंने कही। बिल्कुल देसी ठेठ अंदाज में उन्होंने कहा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो इन शब्दों के साथ उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम से वर्चुअली मुलाकात में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ एथलीट्स के कोच भी मौजूद रहे। ब्रिटेन के बर्मिंघम में 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने 215 खिलाड़ियों का दल भेजा है और इसकी अगुवाई ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। 19 खेलों की 141 स्पर्धाओं में ये तमाम खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा, जो आप लौटेंगे तो हम फिर मिलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी अपने क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। तो कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी
उम्मीद के मुताबिक हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। रुक करते अगली खबर का, बात कर लेते हैं सियासत की। शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अब 1 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। इस मामले में सभी को अगले शुक्रवार तक जवाब देना है। कोर्ट ने कहा है कि शिवसेना और उसके बागी विधायकों की ओर से दायर याचिकाएं कई संवैधानिक सवाल उठाती हैं और उन पर एक बड़ी पीठ की ओर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अदालत ने सभी पक्षों से हलफनामा मांगा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अलग अलग पक्षों को 27 जुलाई तक ऐसे मुद्दे तैयार करने को कहा है जिन पर बड़ी पीठ को विचार करने की जरूरत है। इस मामले पर उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जहां एक तरफ पक्ष रखते हुए बागी विधायकों को अयोग्य करार देने की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने पक्ष रखा। तो आपको बता दें, ये मामला लगातार सियासत के केंद्र में बना हुआ है। जिस तरीके से शिवसेना के विधायकों ने बगावत की, उसके बाद से ही दोनों पक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जिनका कहना यह था कि ये बगावत नहीं बल्कि ये अपनी विचारधारा के साथ खड़ा होना है, जो कि शिवसेना भटक रही थी और लिहाजा शिवसेना के इन विधायकों ने अपनी बात कहने का ये जरिया चुना। लेकिन उद्धव ठाकरे पक्ष का यह कहना है कि विधायकों को बरगलाया गया, उन्हें किसी तरीके से तोड़फोड़ विधायकों के अंदर की गई और उसके बाद ये स्थिति सामने आई है। ऐसे आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से काफी पहले इस्तीफा दे चुके थे। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन भी हो चुका है। पहले विधायकों तक जो बात सीमित थी, अब वो सांसदों तक आ रही है। दूसरी तरफ एक लड़ाई सियासी मोर्चे पर लड़ी जा रही है, सियासी खींचतान इस मसले को लेकर हो रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर एक कानूनी लड़ाई भी चल रही है, जिसका आज एक अहम पड़ाव था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब ये अगली जो सुनवाई होगी वो 1 अगस्त को हो सकती है और ये 1 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें यह माना जा रहा है कि इसमें बड़ी बेंच इसकी सुनवाई कर सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भी उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा था। शिंदे गुट की मांग के मुताबिक लोकसभा स्पीकर एम बिरला ने सदन में शिवसेना के नेता को बदल दिया। अब लोकसभा में शिवसेना के नेता राहुल शिवाले हो गए हैं, जो कि शिंदे गुट के माने जाते हैं। इससे पहले विनायक राउत लोकसभा में शिवसेना के नेता थे, जो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते थे। अपने इस फैसले के पीछे स्पीकर ने 12 जनवरी 1988 को अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट को दिए गए सुझाव का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी पार्टी का लीडर वही होता है जिसके पास बहुमत होता है। शिवसेना के पास कुल 19 सांसद हैं, जिनमें से 12 सांसदों ने स्पीकर के सामने परेड करके सदन के नेता को बदलने की मांग की थी। तो संसद में महंगाई के मसले से जुड़ी खबर अब आपको दिखाते हैं। संसद में महंगाई के मुद्दे पर तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और टीआरएस सांसदों ने मॉनसून सत्र के तीसरे दिन महंगाई और रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाले जीएसटी के मुद्दे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संसद सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी इस हल्ले हंगामे के चलते। बिल्कुल, आपको बता दें कि जीएसटी और महंगाई के मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच कल सुबह 11 बजे बैठक होगी। लोकसभा में भी विपक्षी सांसद महंगाई और जीएसटी बढ़ोतरी को वापस करने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन के कारण शाम 4 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला था। महंगाई और अग्निपथ योजना के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था। भारत का पहला इंसानों को उठाकर उड़ने में सक्षम ड्रोन बनकर तैयार हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसान को लेकर उड़ने वाले ड्रोन का डेमो देखा। वरुणा नाम के इस ड्रोन को एक स्वदेशी स्टार्टअप सागर डिफेंस ने बनाया है। इस ड्रोन को इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। नेवी इसका इस्तेमाल एक शिप से दूसरे शिप में सामान पहुंचाने के लिए करेगी। शुरुआत में इसे सामान के परिवहन में इस्तेमाल किया जाएगा। ये 25 मिनट में 25 किलोमीटर उड़ान भरकर 130 किलो वजन तक के सामान या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। यही नहीं, वरुणा ड्रोन इंसानों के परिवहन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये एक इंसान को लेकर उड़ सकता है। इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना। उसे ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा।
इसे रिमोटली ऑपरेटेड किया जा सकता है। और अनंत, जिस तरह की खबर आ रही थी उसमें यह भी था ना कि शायद अब डिलीवरी भी जो है वो भी ड्रोन के जरिए की जा सकेगी। जी, ऐसी खबर भी आई थी। दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर ये शुरुआत की जा रही है। 90 किलोमीटर का दरअसल दायरा है। एक कंपनी इस पर काम कर रही है जिन्होंने एक ड्रोन को ऑपरेट करने का सिस्टम बनाया है जो 90 किलोमीटर के दायरे में सामान की डिलीवरी, देखिए डिलीवरी बहुत पहले से हो रही है, दवाओं की डिलीवरी हो रही है और भी सामानों की डिलीवरी हो रही है, लेकिन ग्रोसरी, मान लीजिए आपको आटे तेल की जरूरत है, आप ऑर्डर करें तो वो ग्रोसरी का सामान भी आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर सकते हैं ड्रोन। ये आने वाले समय का खाका इस समय खींचा गया है, आने वाले समय की हम आपको बात बता रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। 33 साल के कोहली के बैट से भले ही रन ना बरस रहे हों, लेकिन वो फिटनेस को लेकर कोताही कभी नहीं बरतते। इसी कड़ी में कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो भांगड़ा वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस दौरान बैकग्राउंड में पंजाबी म्यूजिक बज रहा है। कोहली के इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस अंदाज को देखकर लगता है कि वो फॉर्म में वापस आने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। क्या बात है। अब आप देखिए हर जिम में आपको इसी तरह से लोग वर्कआउट करते हुए आनंद देख जाएंगे। दरअसल कोहली ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है, ये लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा देर नहीं हुई है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लिए इंग्लैंड दौरा काफी निराशाजनक रहा था। अब कोहली कुछ दिनों के ब्रेक पर होंगे क्योंकि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया है। कोहली के अब अगस्त महीने के आखिर में शुरू हो रहे एशिया कप के जरिए क्रिकेट फील्ड पर लौटने की संभावना है, लेकिन ये जो वर्कआउट है नो डाउट जबरदस्त है और मुझे लगता है जितने भी जिम गोअर्स हैं वो इसे तुरंत फॉलो करना शुरू कर देंगे। चलिए, खिलाड़ी की बात हो रही है तो खेल की भी बात होती है। बात खेल और खिलाड़ियों की है तो अब आपको मिलवाते हैं एक और खिलाड़ी से जिसके हुनर का डंका अमेरिका में भी बज रहा है। जी हां, इस खिलाड़ी की कहानी बताने के लिए आपको लिए चलते हैं पंजाब के जलंधर, जहां के रहने वाले तेजिंदरबीर सिंह को 15 साल की उम्र में NBA यानी कि बास्केटबॉल इंटरनेशनल अकेडमी के लिए चुना गया है। अमेरिका की इस प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। आज तेजिंदरबीर सिंह ने NBA का ट्रायल क्लियर किया है और अपने सपने को सच कर दिखाया है। तेजिंदरबीर सिंह ने अपनी मेहनत, लगन और अपने हुनर के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है। तेजिंदरबीर सिंह के पिता भी बास्केटबॉल के बड़े खिलाड़ी थे। आपको बता दें कि ये जो मुकाम तेजिंदरबीर सिंह ने हासिल किया है ये आसानी से उन्हें नहीं मिला है। अपनी कड़ी लगन और मेहनत की वजह से, संसाधनों के अभाव के बावजूद, उन तमाम हालात से जूझते हुए वो यहां तक पहुंचे हैं। और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव की कर लेते हैं, जो कि पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय रेल भी इस अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जिसकी एक झलक मुंबई में देखने को मिली, जहां वेस्टर्न रेलवे की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर वेस्टर्न रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने रन फॉर यूनिटी को रवाना करने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मोटरसाइकिल सवार दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आरपीएफ का ये दस्ता अपने सफर में लोगों को अमृत महोत्सव के बारे में जागरूक करेगा। बताया कि इस अवसर पर रेलवे की ओर से पौधारोपण, स्टेशनों की साफ सफाई और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। अब खबर राजस्थान के बूंदी से, जहां पर कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी की चर्चा इन दिनों पूरे इलाके में हो रही है। असल में रविंद्र गोस्वामी हर दिन अपने दफ्तर में आम लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निपटारा भी करते हैं, लेकिन जब हिंडोली के रहने वाले दिव्यांग बाबूलाल अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे तो डीएम रविंद्र गोस्वामी ने पहले उनके बैठने के लिए व्हील चेयर मंगवाई और फिर उनकी परेशानी सुनी। इतना ही नहीं, जब 7 साल की बच्ची कलेक्टर से मिलने उनके ऑफिस पहुंची तो रविंद्र गोस्वामी ने उसे दुलार करते हुए अपनी ही सीट पर बिठा दिया। साथ ही उसके पास एक वाटर बॉटल भी तोहफे में भेजी। बताया गया कि ऋतिका ने कलेक्टर से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उसके नाना उसे कलेक्टर ऑफिस लेकर पहुंचे। जिला कलेक्टर की इस संवेदनशीलता को देख बच्ची के नाना भावुक हो गए। जब आमतौर पर एक धारणा श्वेता ये होती है कि जो ऑफिसर होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा एक दूरी सी बनाकर रखते हैं, एक आम धारणा है, लेकिन ये कलेक्टर साहब उस धारणा को तोड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और शायद ऐसे ही लोगों का जब ट्रांसफर तबादला होता है तो यही लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, क्योंकि एक लगाव, एक अपनापन उनसे हो जाता है।